हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीईटी एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त को होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 देखेंगे। ये पेपर जो है ये पेपर है रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आता है द प्लेटफार्म, उसका प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे हम लोग। इसके जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उसका हम लोग अभी आंसर देख लेंगे। बाकी मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उन सवालों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। फिलहाल अभी ये हम लोग 100 क्वेश्चन का है और 100 के 100 क्वेश्चनों को क्वेश्चन और आंसर देखते चले जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो जो इसमें है इसमें लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वह लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में जो है इसका कौन सा है? सहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वह खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी तट पर स्थित है? तो निरंजना नदी तट पर जो स्थित है वह है बोध गया, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो जो बितस्ता का जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे सिकंदर पोरस की बहादुरी से बहुत ही प्रसन्न होता है और उसके विजित प्रदेशों को उसको वापस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? सत्य नहीं पूछ रहा बल्कि असत्य पूछ रहा है। तो देखिए खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी का हुआ है, अरमाइका लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये संस्कृत का प्रयोग नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। फिर देखिए ये एक सूची दी गई है और इसमें आपको मिलान करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है ना। तो इसमें मिंटो मार्लो सुधार जो हुआ था ये किस काम के लिए हुआ था? ये हुआ था आपका सांप्रदायिक उद्वेग, यानी इसके तहत ही हुआ था कि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट उठेगा चुनाव में, और जहाँ पे हिंदू बाहुल्य हैं वहाँ पे हिंदू उठेगा। ठीक है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक, तो मिंटो मार्लो में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई थी। ठीक, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन किस लिए था? तो इसमें हम देखेंगे साइमन कमीशन के लिए देशव्यापी हड़ताल हुआ था। गो साइमन साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। लाला लाजपत राय को इसमें चोटें भी आई थी। तो साइमन वाला जो होगा वो क्या होगा? देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा घटनाकांड, असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। ठीक है, और दांडी यात्रा, नमक का निर्माण। ठीक, तो हम ये देखेंगे क्या होना चाहिए, ए में 3 होना चाहिए और ये इसके बाद 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 3 1 2 5, 3 1 2 5 हमारा चौथे ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत की गई थी वह शुरुआत की गई थी 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है कमल और चपाती से, क्योंकि इनका जो चिन्ह था वह कमल और चपाती था, निशान यही था। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो हंटर आयोग का गठन सबको पता है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विरोध के लिए हुआ था। उसमें हुआ क्या था, सत्यपाल और किचलू को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। एक सभा हो रही थी उसके बाद 2 दिन बाद जलियांवाला बाग में, और वहाँ पे हंटर पहुँच जाता और अंधाधुंध गोली चलवा देता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? यानी किसकी पदावधि के समय में ये हुआ था? तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वह लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी थे इसके। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और A.O. ह्यूम जो थे ये इसके संस्थापक थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो जो हमारा ऑप्शन है उसमें पंजाब की नहीं मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की नहीं मिलती है, मणिपुर की नहीं मिलती है, लेकिन सिक्किम की मिलती है। भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो परसेंटेज की अगर बात करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में महाराष्ट्र का परसेंटेज शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा पूछा जा रहा है। तो सही जोड़ा जो इसमें है बांदीपुर तमिलनाडु ये गलत, मानस उत्तर प्रदेश गलत, रणथंभौर राजस्थान ये सही है। ठीक है ना, रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है। फिर कह रहा है अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच में जो है मालवा का पठार स्थित है। ठीक है ना। फिर देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का पूर्वी तट। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से लद्दाख में होता है ना, लेकिन तमिलनाडु के पूर्वी तट में नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश में भी होता है और उत्तर भारत के मैदानों में भी होता है। ठीक है ना। फिर देखिए इस सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब आरंभ की गई थी? सांसद स्थानीय विकास निधि योजना जो है ये 1993 में चालू की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा थी वह पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी, इसीलिए महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं इसको, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? इंद्रधनुष योजना जो है यह किससे संबंधित है? तो यह टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जो होगा वह रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है? तो रुपए का जो विनिमय मूल्य है उसको पूछा जा रहा है कौन निर्धारित करता है। हमको कूट देखना होगा। तो कूट में जो है उच्च मुद्रास्फीति ये करती है, उच्च राजकोषीय घाटा ये भी करता है ना, और उसके बाद ऊंचे कच्चे तेल की कीमत ये भी करती है। यानी तीन के तीनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा संघीय लक्षण है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है। राज्यपाल का पद, तो ये जो राज्यपाल का पद है ये नहीं है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल का जो उल्लेख था ये नहीं था। ये 44वां संविधान संशोधन है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसको 1978 में जोड़ा गया है। फिर 23वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कब स्पष्ट किया? तो ये किया था केशवानंद भारती वाद 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती वाद 1973 में इसको क्लियर किया गया। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड है ना, और उसके बाद क्या है प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये जो है ना ये सही नहीं है। यानी पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये गलत है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 में मिलान करना है दो सूचियों को। इसमें दे रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, ये किस अनुच्छेद के तहत है? वित्त आयोग किससे है, प्रशासनिक अधिकरण किससे है और संघ लोक सेवा आयोग किससे है? ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये जो होता है ये होता है अनुच्छेद 148, ठीक है ना। और उसके बाद वित्त आयोग है तो वित्त आयोग 280 है, ये सबको याद ही है, वित्त आयोग जो है 280 है। प्रशासनिक अधिकरण जो है ये है अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 323 में है, और ये जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है ये है अनुच्छेद 315। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, एड्स का विषाणु
इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो एड्स का जो विषाणु होता है वह किसको प्रभावित करता है? ठीक है ना। तो एड्स का विषाणु जो है किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है, ये क्वेश्चन नंबर 25 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर 26, एड्स का विषाणु जो होता है रक्त में टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो इसमें जो प्री मोलर होता है, लेकिन प्री मोलर के बाद यानी जो मोलर होता है वह नहीं होता है, यानी डी, चवर्णक दांत जो है ना 12 साल के बच्चों तक नहीं होते हैं। ठीक है ना। धावन सोडा क्या है? धावन सोडा का ये आपसे सीधा सीधा नाम पूछना चाह रहा है। तो धावन सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों को तरंग दैर्घ्य समान हो, गलत, आयाम समान हो, गलत, तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, क्या गलत है? तो 30 में जो है शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है, सही है। शंट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है, शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है ना। और शंट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट एक उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है। और चौथा कह रहा है कि धारामापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। और पूछ रहा है कौन सा असत्य है। ठीक है ना। तो असत्य जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, धारामापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। ये श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसमें किस में लगाया जाता है? ये पैरेलल में लगाया जाता है, समांतर में लगाया जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आपको 31 नंबर क्वेश्चन में सबसे छोटी भिन्न बताना है। और इसमें सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो होगा डी, 25/1000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में √37249 का मान पता करना है। तो ये तो तय है 9/7। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 32 में ए 193। ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा इसका हम लोग वीडियो अलग से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था? तो इसमें देखिए हमारा जो आंसर सही होगा ये सही होगा 64। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह कैसे लिखा जाएगा? तो आवर्ती दशमलव के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक, 0.0003। ठीक। फिर हम लोग देखेंगे क्या अगला क्वेश्चन नंबर 35। 4 संख्याएं A, B, C और D ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत 23 है। A और B का औसत 19.5 है। तो C और D का औसत कितना होगा? तो 35 में जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा 26.5। फिर देखिए सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? सत्य धन आग्रह। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन आग्रह। क्वेश्चन नंबर 37 में ये कह रहा है श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द जो होगा वह होगा इतिश्री। श्री गणेश मतलब शुरू करना और इतिश्री मतलब समाप्त करना। ठीक है। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस तक न पहुंचा जा सके उसके लिए क्या एक वर्ड यूज होगा? यानी जहां तक न पहुंचा जा सके तो वह होगा अगाम्य। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 39 में स्त्रीलिंग स्थापना, स्वदेश, अध्याय और अपराध। तो अपराध, तो ये जो स्थापना है यह जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। फिर सुनिए पिसुन का समानार्थक शब्द क्या है? पिसुन का समानार्थक शब्द जो होगा वह होगा चुगलखोर। चुगलखोर को पिसुन कह सकते हैं आप या कहा जाता है। ठीक।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ह्यूमन इज मॉर्टल चेंज इनटू द, ह्यूमन इज मॉर्टल, इसको जो है इसको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ह्यूमन इज इमॉर्टल, इसमें नॉट नहीं लगेगा, ये इमॉर्टल हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब। 2 years हैव पास सिंस ही, खाली जगह हियर, तो इसमें जो आएगा क्या आएगा, कम। ठीक है ना, केम, कम केम, ही केम हियर। 2 years हैव पास्ड सिंस ही केम हियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 हमसे ये कह रहा है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ठीक है ना, इसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। ठीक है ना, इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वह क्या आएगा, ये, अरे ये तो नाउन आ गया। ठीक है ना, ठीक, उसके बाद देखिए ये एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को आप रीड करिएगा और इसके ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 44 में जो ऑप्शन आपका सही होगा वह ऑप्शन सही होगा बी, इट वाज अनसेल्फिश। ठीक है ना, 44 में इट वाज अनसेल्फिश। 44वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि द मेन, अच्छा ये भी उसी से है, तो इसका 45 में जो क्वेश्चन सही होगा इसमें भी बी सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या को चुनिए। ठीक है ना, जो संबंधित, तो बेंगची या टैडपोल, मेढक, तो बेंगची या टैडपोल जो होता है ये मेढक का बच्चा है। तो उसी तरह से आपको बताना है कि शावक किसका बच्चा है, तो शावक जो होता है ये शेर का बच्चा होता है या सिंह का बच्चा होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 25 नवंबर को जो दिन पड़ेगा वह पड़ेगा बृहस्पतिवार। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपका है कि कथन है और उसके 2 निष्कर्ष हैं। आपको ये बताने होते हैं कि दोनों सही हैं, कोई एक सही है कि कोई भी नहीं सही है। कथन कह रहा है भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। ठीक है ना, तो अब इसका निष्कर्ष 2 दिया गया, और आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं हैं, और दूसरा दे रहा है कि भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों ऑप्शनों में से, निष्कर्षों में से कौन सा सही है या दोनों सही है। ठीक है ना, तो इसमें न तो एक सही है और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में यदि b बराबर 2, ठीक, यदि b बराबर 2 होता है और मैट बराबर 34 होता है तो JOGLEX की वैल्यू बतानी है। तो इसमें हर एक वर्ड का जो उसका अपना खुद की वैल्यू होती है वही उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आप इस पूरे को जोड़ेंगे, जैसे A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4, तो इस तरह से आप अगर जोड़ेंगे JOGLEX तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा, यह नंबर जुड़ करके आएगा कितना, 73। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और आप आंसर से मिलाइए, आपको अंदाजा लगता जाएगा कि हमारा कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए का भाई F है, ए की लड़की C है, F की बहन K है और C का भाई J है, तो J का चाचा कौन है। तो इसमें जो J का चाचा होगा वह होगा कौन, F। ठीक है ना, वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है, वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है न्यूयॉर्क में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता KR गौरी अम्मा का निधन हो गया है। तो ये जो थी कहाँ की थी, ये केरल की थी। ठीक है ना, KR गौरी अम्मा कहाँ की थी, केरल की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो 2021 की जो थीम थी यह थी क्या, हम समाधान का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कार्बीवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है। ठीक है ना, तो इसकी जो निर्माता कंपनी है यह है बायोलॉजिकल ई। फिर देखिए बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में पाया गया है, तो यह पाया गया है कहाँ पे, चीन में पाया है। बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन वाला जो से संक्रमण का जो पहला मामला मिला है वह मिला है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम पूर्वानुमान के लिए, ठीक है ना, फंग्यून 4B नामक उपग्रह
किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा, ठीक है ना, 56 में सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 57 कह रहा है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, पुस्तक के लेखक कौन है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है डेविस डियोप के द्वारा, डेविस डियोप के द्वारा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है ना, तो इसमें जो भारत का स्थान है यह है 86वां, ठीक, 86वां स्थान है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया था, नगरोदय का जो आयोजन हुआ था यह हुआ था आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी की बात की जा रही है और यह की जाएगी राजस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो यह की जा रही है राजस्थान में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो यह है भरतनाट्यम का। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, डायना मंदिर के लिए सबसे जो प्रसिद्ध स्थान है वह कौन सा है? इफेसस, ठीक। अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के कौन है? श्री रविशंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो ये तो सबको दिख रहा है भैया, हरभजन सिंह के साथ कबड्डी, ये गलत है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है ना, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन के लिए, विराट कोहली क्रिकेट के लिए, ठीक। फिर देखिए सूची को मिलाना है 26 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 65, तो 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, सही है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। 26 जनवरी जो है भारत का गणतंत्र दिवस, ठीक, ये तो आपका सही हो गया। फिर 30 जनवरी जो है, 30 जनवरी शहीद दिवस, ये भी ठीक है, ठीक। तो यानी हमारा जो है ना पहला दूसरा पहले सही हो जा रहा है, तो हमारा जो है ऑप्शन पहला दूसरा कहीं नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 सब ये सीधे सीधे मिला दिया जा रहा है। 30 जनवरी शहीद दिवस और 1 फरवरी को जो है तटरक्षक दिवस और 4 फरवरी को बना दिया जाता है विश्व कैंसर दिवस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में आपका जो पूछ रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है, तो नहीं है बताना है तो हम इसमें क्या देखेंगे 66 में, एपिको आंदोलन पी हेगड़े, ये सही है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये सही नहीं है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? यानी जो ये मिताक्षरा पुस्तक है ये किसने लिखी है? मिताक्षरा, तो मिताक्षरा पुस्तक जो है इसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है, ठीक है ना। मिताक्षरा पुस्तक जो है लिखने वाले राइटर कौन है? विज्ञानेश्वर। सेंटियागो की राजधानी है, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो सेंटियागो जो राजधानी है यह है चिली की, सेंटियागो चिली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन 69, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप जो है ये जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से, ठीक। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो काला ऑस्ट्रेलिया का, ये गलत है, ठीक है ना। नीला जो है यूरोप के लिए है, पीला जो है एशिया के लिए है और हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है, लेकिन काला ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है? हरा है। तो इसका हमारा आंसर जो बन जाएगा आंसर सी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में ये एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को हम लोग पढ़ के और इसके आंसर को देंगे। कलाकार का, इसमें क्या कह रहा है? कलाकार का अपना भावबोध ही कला का मूल उपकरण है, अतः निर्मित का सिद्धांत अभिव्यक्ति से मूलतः भिन्न नहीं है, भेद केवल बलाबल का है। अभिव्यक्ति में केवल वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व उभर कर सामने आ जाता है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर सौंदर्य चेतना का ही फल है, प्रकृति का नहीं। अनेक कला मर्मज्ञों ने सौंदर्य की सर्जना में कलाकार की तटस्थ दृष्टि को ही प्रमाण माना है। इसका स्पष्ट कथन है कि कला भाव का मोचन नहीं बल्कि भाव से पलायन है।
अहम की अभिव्यक्ति नहीं वरन अहम का विसर्जन है। कृति कलाकार अपने राग द्वेष को व्यक्त करने के लिए अपने अहंकार के परितोष के लिए कला की रचना नहीं वरन अपने राग द्वेष के परिष्कार के लिए अहम से मुक्ति पाने के लिए कला की साधना करता है। अभिव्यक्ति सिद्धांत का इस स्थापत्य से कोई विरोध नहीं है। इसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। ठीक है ना। अब इस पे जो हमें क्वेश्चन बनाया जा रहा है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो इसका जो सबसे सही उपयुक्त शीर्षक है वह है अभिव्यक्ति सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए। कलाकार की कला का मूल उपकरण है उसका क्या चीज, तो उसका भाव बोध। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है ये अभिव्यक्ति में क्या होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान। अभिव्यक्ति में क्या होना चाहिए, वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान। ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर बताना। अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर बताना है। ठीक। तो अभिव्यक्ति का संबंध बोलने से है जबकि निर्मित का संबंध किसी रचना से है, ये नहीं होगा। अभिव्यक्ति से अहम नहीं होता जबकि अब निर्मित में अहम भाव रहता है, ये भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान रहता है और वस्तु तत्व गौड़, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व प्रधान होता है, और यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है तत्व दृष्टि से सौंदर्य। तत्व दृष्टि से सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य जो है चेतना का फल है। फिर ये एक दूसरा गद्यांश है। दूसरे गद्यांश में हमसे क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रमाणों से पता चलता है कि युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में लोगों में जागृति पैदा करने के लिए झंडों का उपयोग किया जाता था। भारतीय पुराण ऐसे प्रमाणों से भरे पड़े हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि झंडे को धार्मिक महत्व दिया जाता था। किसी देवी देवता के सम्मान में झंडारोहण करने को ध्वजा दान कहते थे और इसे एक पुण्य कार्य समझा जाता था। देवी पुराण में देवी दुर्गा के लिए ध्वजा दान का विवरण है। इसी प्रकार अन्य पुराणों में दूसरे देवी देवताओं की ध्वजाओं के विवरण मिलते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु गरुड़ ध्वजा तथा भगवान शिव वृषभ ध्वजा के साथ चलते थे। आज भी लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते समय माता का लाल ध्वज हाथ में लेकर ही मंदिर में जाते हैं। यही नहीं, मनोकामना पूरी होने पर हनुमान जी के मंदिर पर झंडे का दान आज भी होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे भी प्रमाण प्राप्त हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि बौद्ध लोग भी अपने आराधना स्थल पर का संकेत देने के लिए तथा अपने धर्म के प्रचार के लिए झंडे का उपयोग करते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेशों के प्रचार के लिए उनके तीर्थ स्थलों पर ध्वजा स्तंभ निर्मित कराए थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो धर्म चक्र अंकित है वह सारनाथ के अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है। फिर देखिए जैन धर्म में अपने तीर्थ स्थानों पर झंडे फहराने की प्रथा थी। जैनियों आदि के पुराणों में अनेक ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि प्राचीन राजा मंदिरों में ध्वजा दान किया करते थे। इस पुराण के अनुसार उन दिनों पाली ध्वजा किसी भी जैन मंदिर का अभिन्न अंग होती थी। जैन धर्म की ध्वजा में 5 रंगों की केसरी, बसंती, श्वेत, हरी व काली समतल पट्टियाँ होती हैं। यह ध्वजा जैन पूजा स्थलों पर फहराता हुआ अब भी देखा जा सकता है। झंडों का उपयोग गुप्त काल के बाद भी किया जाता रहा है। परवर्ती भारतीय साहित्य से पता चलता है कि ईसा के बाद 10वीं सदी में ध्वजा और पताका का अंतर मिट गया और ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 76 सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी प्रमाणों के अनुसार। तो प्रमाणों के अनुसार क्या होता है, युद्ध काल में झंडों का प्रयोग होता था, नहीं। शांति काल में झंडों का उपयोग किया जाता था, नहीं। युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में झंडों का उपयोग किया जाता था, यह ज़्यादा सही है क्योंकि आपके पैराग्राफ में है। उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य था, उस समय झंडे के उपयोग का जो मुख्य उद्देश्य था जागृति उत्पन्न करना था, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का क्या है, यह धार्मिक महत्व है। हर धर्म में ये जोड़ा गया। ध्वजादान कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है ध्वजादान किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्वजा पुरोहितों को झंडे का पैसा देना नहीं, पुरोहितों को झंडा देना नहीं, देवी देवताओं के सम्मान में ध्वजारोहण करना, यह जो है ध्वजादान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80
बौद्ध लोग झंडे का उपयोग करते थे। बौद्ध लोग झंडे का उपयोग क्यों करते थे? अपने आराधना स्थलों का संकेत देने और धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अब देखिए ये एक चार्ट है, इस चार्ट में डाटा दिया गया है और यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसमें ये पूछा गया है, ये जो DI के क्वेश्चन है इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। DI का हम लोग ये जो है इसका ये चार्ट है, आप इसको देख करके इसको सॉल्व करिए। बाकी मैं इन मैथ के क्वेश्चनों का अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं सीधे सीधे आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 में जो सही होगा 81 का B सही होगा। ठीक है, और 82 का जो सही होगा 82 में होगा, इसमें भी B सही होगा। 83 में A सही होगा। ठीक है, और 84 में जो होगा 84 में C सही होगा। 85 में जो होगा B सही होगा। ठीक है ना, 5:3। ठीक, फिर उसके बाद ये अलग दूसरा चार्ट, इस चार्ट को भी कायदे से देखिए और फिर अगले क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में जो होगा 86 में होगा C, 86 में C सही होगा। 87 में जो होगा वह B होगा और 88 में D होगा और 89 का जो सही आंसर है 89 का जो सही आंसर है वह है 114.7 और आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। 90 में सही होगा B 2013। ठीक, उसके बाद फिर ये चार्ट है, इसको अपनी कॉपी में चार्ट को बनाइए, डाटा को लिखिए और उसके बाद इसके आगे के सवालों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 91 में आएगा C साइकिल और क्वेश्चन नंबर 92 में आएगा A 5। क्वेश्चन नंबर 93 का जो ऑप्शन हमारा सही बनेगा वह बनेगा D 20 से कम। ठीक है ना, और 94 में जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा 94 में आएगा B, 94 का ऑप्शन होगा B। ठीक, 95 में भी A होगा। फिर ये एक अलग चार्ट मिलेगा, इस चार्ट को फिर से लिखिए, अपनी बुक में डाटा बनाइए और क्वेश्चनों को पढ़िए। ठीक है, 96 का जो आंसर होगा 96 में C सही होगा। 97 में भी C सही होगा और 98 में जो है D सही होगा। 98 में D सही होगा और 99 में जो होगा A सही होगा। 99 में A। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन जो होगा 100, इसमें जो सही होगा B सही होगा। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है डाटा को देखिए, बाकी नहीं तो मैथ के क्वेश्चनों के लिए मेरे सेपरेट वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।